क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके परिवार वाले आपको किसी सार्वजनिक स्थान पर भूल जाए तो क्या होगा? अगर आपको यह सवाल पसंद आया हो तो लाइक करें और भारतीय संस्कृति से जुड़ी और भी अद्भुत कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जो आपके दिल को छू जाएंगी। प्रिया देवी 72 साल की थीं और अपनी भूरी आंखों में मुंबई की धूल भरी सड़कों पर बिताए दशकों का सारा ज्ञान समेटे हुए थीं। हर सुबह वह सूर्योदय से पहले उठतीं, अपनी दादी द्वारा सिखाए गए गुप्त मसालों से चाय बनाती और उस महानगर में जो कभी सोता नहीं था, एक और व्यस्त दिन के लिए अपने परिवार के जागने का धैर्यपूर्वक इंतजार करती। वह कोई साधारण दादी नहीं थी, वह शर्मा परिवार की धड़कन थी, परंपराओं की रक्षक, वह महिला जिसने बड़े शहर की आधुनिक अराजकता के बीच पुश्तैनी रीति रिवाजों की लौ को जीवित रखा। क्रॉफर्ड मार्केट में उसकी दिनचर्या लगभग एक पवित्र अनुष्ठान जैसी थी। वह हर विक्रेता को नाम से जानती थी। उसे ठीक ठीक पता था कि किस स्टॉल पर सबसे अच्छे टमाटर मिलते हैं, सबसे ताजे मसाले कहाँ मिलते हैं और कौन सा व्यापारी बासमती चावल का सबसे अच्छा दाम देता है। दुकानों में लटकी साड़ियों के चटक रंग, अदरक मिले ताजे धनिये की तेज खुशबू, विक्रेताओं द्वारा हिंदी, गुजराती और मराठी में दाम बताने की आवाज, यह सब उसकी दुनिया का हिस्सा था, उसका अपना निजी संसार जहां वह सचमुच घर जैसा महसूस करती थी। उस गुरुवार की सुबह बाजार में रोजाना से भी ज्यादा चहल पहल थी। दिवाली, रोशनी के त्योहार की पूर्व संध्या थी और पूरा मुंबई वासी पारंपरिक मिठाइयों और देवताओं को चढ़ावे की सामग्री खरीदने बाजार में उमड़ पड़ा था। प्रिया दुकानों के बीच धीरे धीरे चल रही थी। उसकी फिरोजी साड़ी हल्के से लहरा रही थी और वह हर प्याज, हर इलायची की फली, हर करी पत्ते को ध्यान से देख रही थी। उसके लिए खरीदारी सिर्फ घर का काम नहीं थी, यह एक कला थी, परंपरा और जरूरत के बीच एक नाजुक नृत्य। उनके बेटे अर्जुन और बहू मीरा बैगों से लदे पारिवारिक उत्सव के लिए पूरी की जाने वाली खरीदारी की अंतहीन सूची को पूरा करने के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे। बच्चे, उनके प्यारे पोते पोतियां बड़ों के पैरों के बीच दौड़ रहे थे, बाजार के रंगों और शोर में मग्न, लेकिन घर जाकर अपने वीडियो गेम खेलने के लिए बेताब। आधुनिक जीवन की भागदौड़ ने परिवार को जकड़ लिया था और दिवाली की खरीदारी जैसी पवित्र परंपरा के दौरान भी हर कोई समय के साथ दौड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। फिर वही हुआ। आगे लगने वाले ट्रैफिक जाम और दफ्तर में अभी भी पूरे करने बाकी दर्जनों कामों को लेकर चिंतित अर्जुन ने सबको जल्दी करने के लिए आवाज लगाई। कुछ ही मिनटों में पूरा परिवार कार में ठूंस दिया गया। डिक्की में बैग फूल रहे थे, बच्चे गर्मी की शिकायत कर रहे थे और सभी को उस घुटन भरे शोरगुल वाले बाजार से आखिरकार निकलने की राहत मिली। 20 मिनट बाद जब वे घर पहुंचे तब मीरा ने पिछली सीट की तरफ देखा और उसकी धड़कनें रुक सी गईं। दादी प्रिया कहाँ थीं? इस बीच क्रॉफर्ड मार्केट में प्रिया ठीक उसी जगह खड़ी थी जहां वह परिवार के जाने के समय थी। वह बस कुछ ही कदम दूर एक हरे धनिये के गुच्छे को देखने के लिए भटक गई थी और जब उसने मुड़कर देखा तो वे गायब थे। पहले तो उसे भ्रम हुआ, शायद वे किसी और दुकान पर चले गए थे। फिर चिंता हुई, क्या कुछ हुआ है? और फिर धीरे धीरे यह दर्दनाक एहसास हुआ, वे उसे छोड़े बिना ही चले गए थे। एक पल के लिए प्रिया को लगा जैसे दुनिया घूम गई हो। वह अकेली थी, सैकड़ों लोगों के बीच, फिर भी पूरी तरह से अकेली। उसके पैर हल्के से कांप रहे थे और गिरने से बचने के लिए उसे फलों की रेहड़ी को पकड़े रहना पड़ा। विक्रेता, घनी मूंछों वाला एक युवक, ने तुरंत उसकी निराशा देखी और उसे बैठने के लिए एक प्लास्टिक की कुर्सी दी। यह रवि था जो वहां 10 साल से भी ज्यादा समय से फल बेच रहा था और हमेशा गर्मजोशी से मुस्कुराकर उसका स्वागत करता था। वह बैठ गई, गहरी सांस ली और खुद को उस त्याग के पूरे दर्द को महसूस करने दिया। बात सिर्फ यह नहीं थी कि उसे भुला दिया गया था, बल्कि यह क्या दर्शाता था। एक ऐसी संस्कृति में जहां बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है, जहां दादा दादी की बुद्धिमत्ता को पवित्र निधि माना जाता है, उसे बस भुला दिया गया था। जैसे कोई शॉपिंग बैग पीछे छूट गया हो, जैसे कोई छाता किसी रेस्टोरेंट में छोड़ दिया गया हो। विडंबना बहुत क्रूर थी। वह जिसने अपना पूरा जीवन अपने परिवार की देखभाल करने, परंपराओं को जीवित रखने, सबके लिए भावनात्मक आधार बनने में समर्पित कर दिया था। लेकिन प्रिया कोई साधारण महिला नहीं थी। ऐसे दौर में जन्मी जब भारतीय महिलाओं को मजबूरी में मजबूत होना पड़ता था। एक ऐसी माँ ने पाला जिसने भारत के विभाजन का अटूट साहस के साथ सामना किया था। उनकी रगों में उन पीढ़ियों की महिलाओं का लचीलापन था
जिन्होंने मुश्किलों को ताकत में बदल दिया था। कुछ मिनटों के मौन शोक के बाद उन्होंने अपने आंसू पोंछे, रवि को उनकी दयालुता के लिए धन्यवाद दिया और एक ऐसा फैसला लिया जिसने न सिर्फ उनकी बल्कि उनके आसपास के पूरे समुदाय की जिंदगी बदल दी। वह चलने लगी, कहीं जाने की जल्दी में नहीं। उसने उस शहर को सचमुच देखने का फैसला किया जो इतने दशकों से उसका घर था, लेकिन जिसे उसने हमेशा कार की खिड़की से या बाजार और घर के बीच जल्दी जल्दी टहलते हुए ही देखा था। सालों में पहली बार प्रिया सचमुच आजाद थीं, अपनी जानी पहचानी दिनचर्या की चार दीवारी से बाहर, दुनिया को तलाशने, जानने और उससे जुड़ने के लिए। उसकी पहली मुलाकात उन्हीं दुकानों पर हुई जहां वह अक्सर जाता था, लेकिन अब उस पर जल्दी से सामान खरीदकर घर पहुंचने का दबाव नहीं था। उसने कमला नाम की मसाला विक्रेता से लंबी बातचीत की, जिसे वह 20 सालों से जानता था, लेकिन जिससे उसे कभी खुलकर बात करने का समय नहीं मिला था। उसे पता चला कि कमला के पति का हाल ही में देहांत हुआ था और वह अकेले ही अपना कारोबार चलाने के लिए संघर्ष कर रही थी। परिवार के बजट प्रबंधन के अपने दशकों के अनुभव के साथ प्रिया ने वित्तीय प्रबंधन और आपूर्तिकर्ताओं से बातचीत करने के बारे में व्यावहारिक सलाह दी। अगले स्टॉल पर उसकी मुलाकात दीपक नाम के एक युवक से हुई जो अभी अभी एक ग्रामीण इलाके से आया था और जैविक सब्जियां बेचने का व्यवसाय शुरू करने की कोशिश कर रहा था। वह निराश था क्योंकि ग्राहक ज्यादा स्थापित विक्रेताओं से ही खरीदना पसंद करते थे, भले ही उनके उत्पाद बेहतर गुणवत्ता के होते थे। प्रिया ने उसके साथ 1 घंटा बातचीत की और बताया कि कैसे उसके अपने पिता ने दशकों पहले एक छोटा सा कपड़ा व्यवसाय शुरू किया था और उन्हें भी ऐसी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। उसके प्रोत्साहन भरे शब्दों और व्यावहारिक सलाह ने उस युवक की आंखों में आशा की किरण जगा दी। बाजार से सटी गलियों से गुजरते हुए प्रिया को कुछ ऐसी चीजें नजर आने लगीं जो उसने पहले कभी नहीं देखी थीं। एक प्राथमिक विद्यालय जहां बच्चे आंगन में खेल रहे थे, 2 आधुनिक दुकानों के बीच छिपा एक छोटा सा प्राचीन मंदिर, एक बेंच पर बैठी बुजुर्ग महिलाओं का एक समूह कहानियां और हंसी मजाक कर रहा था। वह रुककर देखने, सुनने, उस दुनिया में सचमुच मौजूद होने के लिए रुकी जो हमेशा से उसके आसपास थी, लेकिन जिसे देखने के लिए उसने कभी समय नहीं निकाला था। मंदिर के पास ही उसकी मुलाकात लक्ष्मी से हुई, जो उससे कुछ साल छोटी थी और एक बेंच पर अकेली बैठी उदास भाव से देख रही थी। प्रिया अपनी मातृभावना का पालन करते हुए उसके पास बैठ गई और धीरे से पूछा कि सब ठीक तो है। एक अजनबी की दयालुता से आश्चर्यचकित लक्ष्मी ने अपना दिल खोल दिया। 60 साल की उम्र में हाल ही में उसकी नौकरी छूटी थी और वह खुद को दुनिया से भुला हुआ, बेकार और अदृश्य महसूस कर रही थी। उसके अपने शब्द प्रिया की आत्मा में गूंज रहे थे, दुनिया से भुला हुआ। अगले 2 घंटों तक दोनों महिलाएं पुरानी सहेलियों की तरह बातें करती रहीं। प्रिया ने उस सुबह का अपना अनुभव साझा किया, त्याग की भावना के बारे में, लेकिन साथ ही उस अप्रत्याशित मुक्ति के बारे में भी जो उसने पाई थी। उसने बताया कि कैसे उसने इतने साल सिर्फ दूसरों के जरिए, एक माँ, एक पत्नी, एक दादी, खुद को परिभाषित करते हुए बिताए थे कि वह भूल गई थी कि वह एक व्यक्ति के रूप में कौन है। लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी। उसने प्रिया में न सिर्फ एक पीड़ित महिला को देखा, बल्कि एक ऐसी महिला को भी देखा जिसने एक ऐसी ताकत पाई थी जिसके बारे में उसे खुद पता भी नहीं था कि वह उसमें है। जब उन्होंने आखिरकार अलविदा कहा तो लक्ष्मी पूरी तरह बदल चुकी थी। प्रिया ने न सिर्फ एक संकटग्रस्त महिला को दिलासा दिया था, बल्कि आशा और आत्मखोज के बीज बोए थे जो आने वाले दिनों में खिलेंगे। और बदले में प्रिया को अपने बारे में एक आश्चर्यजनक बात पता चली। सुनने, सलाह देने और दूसरों को अपनी आंतरिक शक्ति खोजने के लिए प्रेरित करने की उनमें स्वाभाविक क्षमता थी। दोनों महिलाओं के बीच मुलाकात की खबर स्थानीय समुदाय में तेजी से फैल गई। भारत में खासकर पारंपरिक इलाकों में निजी कहानियां नदियों की तरह बहती हैं जो सामाजिक जीवन को पोषित करती हैं। मसाला विक्रेता कमला ने अपने ग्राहकों को उस बुद्धिमान महिला के बारे में बताया जिसने उसे बहुमूल्य वित्तीय सलाह दी थी। दीपक ने दूसरे दुकानदारों को उस प्रेरक महिला के बारे में बताया जिसने उसके व्यवसाय में उसका विश्वास फिर से जगा दिया था। इस मुलाकात से लक्ष्मी में बदलाव आया और वह पड़ोस की अन्य बुजुर्ग महिलाओं से मिलने लगी और उन्हें अपने ज्ञानवर्धक शब्द बताने लगी। कुछ ही दिनों में लोग प्रिया को ढूंढने लगे। पहले तो समुदाय की कुछ महिलाएं ही थीं जिन्होंने उसकी सलाह सुनी थी। फिर युवा उद्यमी आए जो उसके अनुभव से सीखना चाहते थे। जल्द ही पूरे परिवार उसके पास आने लगे और पीढ़ियों के आपसी झगड़ों
आर्थिक समस्याओं और करियर की दुविधाओं को सुलझाने के लिए मार्गदर्शन लेने लगे। प्रिया को पता चला कि उनमें विवादों को सुलझाने की स्वाभाविक प्रतिभा है। उनके अनूठे दृष्टिकोण में पारंपरिक भारतीय ज्ञान और मानव मनोविज्ञान की गहरी समझ का सम्मिश्रण था। वह पहले से तैयार समाधान नहीं देती थीं, बल्कि ऐसे प्रश्न पूछती थीं जिनसे लोगों को अपने उत्तर स्वयं खोजने में मदद मिलती थी। मार्मिक सरलता से कही गई उनकी व्यक्तिगत कहानियों में दृष्टिकोण बदलने और भावनात्मक घावों को भरने की शक्ति थी। तलाक पर विचार कर रहे एक युवा जोड़े ने उनकी बढ़ती प्रतिष्ठा के बारे में सुनकर उनसे संपर्क किया। 3 घंटे तक प्रिया ने उनकी बातें सुनी, विचारपूर्ण प्रश्न पूछे और अपनी शादी के किस्से सुनाए। न कि रिश्ते को आदर्श बनाया, बल्कि यह दिखाया कि कैसे 2 लोग चुनौतियों के बावजूद एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। बातचीत के अंत तक इस जोड़े ने न केवल अपनी शादी को बचाने की कोशिश करने का फैसला किया, बल्कि एक दूसरे से संवाद करने और एक दूसरे को समझने का एक नया तरीका भी खोज लिया। प्रिया की ख्याति क्रॉफर्ड मार्केट से आगे तक फैल गई। स्थानीय पत्रकारों को उस बुद्धिमान दादी के बारे में पता चलने लगा, जो मुंबई के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक में लोगों के जीवन में बदलाव ला रही थीं। एक युवा पत्रकार जो शुरू में एक और भावुक कहानी को लेकर संशय में था, प्रिया का साक्षात्कार लेने गया और इस अनुभव से पूरी तरह बदल गया। उसने 72 साल की उम्र में अपनी ताकत खोजने वाली महिला शीर्षक से जो लेख लिखा था, वह दर्जनों प्रकाशनों में पुनः प्रकाशित हुआ और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सामुदायिक संगठनों ने प्रिया को अपने कार्यक्रमों में बोलने के लिए आमंत्रित करना शुरू कर दिया। उनका पहला भाषण एक स्थानीय सामुदायिक केंद्र में लगभग 50 लोगों के समूह के सामने हुआ। उन्होंने लचीलेपन, जीवन के किसी भी पड़ाव पर उद्देश्य खोजने और वृद्ध लोगों की बुद्धिमत्ता को महत्व देने के महत्व पर बात की। अपनी बात कहने का उनका सरल और प्रामाणिक तरीका प्रभावशाली व्यक्तिगत कहानियों के साथ मिलकर श्रोताओं को गहराई से छू गया। कई लोग रोए, कई हंसे और सभी प्रेरित होकर वहां से गए। निमंत्रणों की बाढ़ आ गई। प्रिया स्कूलों में भाषण देने लगीं और युवाओं को बड़ों के प्रति सम्मान और सांस्कृतिक परंपराओं का पाठ पढ़ाने लगीं। उन्होंने कंपनियों में भाषण दिए, जहां तनावग्रस्त अधिकारियों ने कार्य जीवन संतुलन और सहानुभूतिपूर्ण नेतृत्व के बारे में बहुमूल्य सबक सीखे। वे टेलीविजन शो में भी दिखाई दीं, जहां उनकी शांत उपस्थिति और ज्ञानवर्धक शब्द आधुनिक मीडिया की उन्मत्त गति के बिल्कुल विपरीत थे। लेकिन बाजार में भुला दिए जाने के ठीक 3 महीने बाद एक स्थानीय दिवाली उत्सव के दौरान प्रिया ने अपनी नई यात्रा के सबसे परिवर्तनकारी क्षण का अनुभव किया। उसे इस कार्यक्रम के लिए मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था, जिसमें मोहल्ले के मुख्य चौराहे पर 1000 से ज्यादा लोग एकत्रित होने वाले थे। जब वह हजारों दियों, पारंपरिक तेल के दियों से जगमगाते मंच पर पहुंची, तो उसने भीड़ में जाने पहचाने चेहरे देखे। कमला, दीपक, लक्ष्मी, वह युवा जोड़ा जिसकी उसने मदद की थी, और दर्जनों अन्य लोग जिनके जीवन को उसने छुआ था। उस रात उनकी बातचीत प्रकाश के बारे में थी, न सिर्फ दिवाली मनाने के लिए जलाए गए दियों की भौतिक रोशनी के बारे में, बल्कि उस आंतरिक प्रकाश के बारे में जो हर व्यक्ति अपने भीतर रखता है और जो अक्सर तब तक छिपा रहता है जब तक कि कोई विशेष परिस्थिति उसे प्रकट न कर दे। उन्होंने अपनी कहानी सुनाई, उस सुबह से लेकर जब उन्हें बाजार में भुला दिया गया था, उस पल तक जब उन्हें सैकड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा के रूप में मनाया जाने लगा। उन्होंने शुरुआती त्याग के दर्द को रोमांटिक नहीं बनाया, बल्कि दिखाया कि कैसे वह अनुभव एक ऐसे उद्देश्य की खोज की कुंजी बन गया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसी भाषण के दौरान उनका पुत्र अर्जुन भीड़ में प्रकट हुआ। पिछले 3 महीने उसने अपराध बोध और पछतावे की अपनी यात्रा में बिताए थे। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि वे प्रिया को बाजार में भूल गए हैं, परिवार उसे ढूंढने के लिए बेताब हो गया था। जब वह नहीं मिली तो उन्होंने घंटों सड़कों पर खोजबीन की, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और स्थानीय अखबारों में विज्ञापन दिए। अपराध बोध ने अर्जुन को इतना जकड़ लिया था कि उसे अनिद्रा और अवसाद की समस्या हो गई थी। हफ्तों तक उसने निजी जासूसों को काम पर रखा, इनाम की पेशकश की और शहर के हर अस्पताल और आश्रय गृह का दौरा किया। उसकी पत्नी मीरा हर रात रोती रही और खुद को दोषी मानती रही कि उसे अपनी सास की अनुपस्थिति का पहले पता नहीं चला। बच्चे, जो शुरू में उलझन में थे, जल्द ही पूछने लगे कि दादी कब घर आएंगी, जिससे परिवार का दुहक और गहरा हो गया। स्थानीय अखबार में काम करने वाले एक दोस्त के जरिए ही अर्जुन को पता चला कि उसकी मां न सिर्फ जिंदा और स्वस्थ हैं,
बल्कि समुदाय में एक प्रतिष्ठित हस्ती बन गई हैं। पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। जिस माँ को वह जानता था वह एक पारंपरिक महिला थीं, जो सिर्फ अपने परिवार के लिए समर्पित थीं और जो बुनियादी ज़रूरतों के अलावा घर से शायद ही कभी बाहर निकलती थीं। वह एक प्रसिद्ध प्रेरक वक्ता कैसे बन सकती थीं? हफ्तों तक वह दूर से देखता रहा, उसके बारे में लेख पढ़ता रहा, टेलीविजन इंटरव्यू देखता रहा। उस माँ की छवि को, जिसे उसने त्याग दिया था, मीडिया में देखी गई उस मजबूत प्रेरक महिला के साथ मिलाने की कोशिश करता रहा। एक तरफ उसे बहुत गर्व महसूस हुआ, उसकी माँ स्थानीय हीरो बन गई थी। दूसरी तरफ उसे गहरी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने यह सब सिर्फ इसलिए हासिल किया था क्योंकि उसने एक बेटे के तौर पर उसे निराश किया था। उस दिवाली की रात जब उसने प्रिया को मंच पर दमकते और दमकते हुए सैकड़ों लोगों को संबोधित करते देखा, जो उसके हर शब्द पर आंस लगाए बैठे थे, तब अर्जुन को आखिरकार समझ आया कि क्या हुआ था। उसकी माँ न सिर्फ परित्याग से उभरी थीं, उन्होंने उस दर्दनाक अनुभव को एक नए जीवन की नींव में बदल दिया था, जो पत्नी और माँ की पारंपरिक भूमिकाओं तक सीमित रहते हुए उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा समृद्ध और सार्थक था। जब प्रिया ने अपना भाषण समाप्त किया और उत्साहपूर्ण तालियों के बीच मंच से उतरी, तो उसने देखा कि अर्जुन उसका इंतजार कर रहा है। एक पल के लिए समय थम सा गया। माँ और बेटे ने एक दूसरे की आंखों में देखा और पिछले 3 महीनों का सारा दर्द, अपराध बोध, प्यार और पछतावा बिना शब्दों के ही उनके बीच बह गया। बड़ों से माफी मांगने की भारतीय परंपरा का पालन करते हुए अर्जुन अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ा और बचपन से भी ज्यादा रोया। आंखों में आंसू लिए प्रिया ने उसे धीरे से उठाया और गले लगा लिया। कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं था, कोई नाटक नहीं था, कोई टकराव नहीं था। बस एक माँ का निस्वार्थ प्रेम था और एक बेटे का सच्चा पश्चाताप, जिसने एक बेहद अनमोल सबक सीखा था कि जब तक हमारे पास समय है, हम जिनसे प्यार करते हैं उनकी कद्र करते रहें। लेकिन अर्जुन के आश्चर्य की शुरुआत तो बस शुरुआत थी। उस रात जब वे घर पहुंचे तो उसे पता चला कि प्रिया ने अपना एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर ले लिया है। एक अनौपचारिक परामर्श व्यवसाय शुरू कर दिया है, जहां वह सलाह चाहने वाले लोगों से सलाह लेती है और अपने अनुभवों पर एक किताब लिखने की योजना बना रही है। उसकी माँ 72 साल की उम्र में जीवन में पहली बार पूरी तरह से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर हो गई थीं। मीरा और बच्चे अपनी दादी को फिर से देखकर खुशी से रो पड़े, लेकिन वे उस बदलाव से मंत्रमुग्ध भी थे जो उन्होंने देखा था। घर लौटी महिला वही प्रिया थी जिसे वे जानते और प्यार करते थे, लेकिन कुछ नया था। एक आत्मविश्वास, एक शांति, एक आंतरिक शक्ति जो उसके हर हाव भाव और शब्द से झलक रही थी। अब वह सिर्फ अपने पारिवारिक रिश्तों से परिभाषित नहीं थी, वह सचमुच एक संपूर्ण इंसान बन गई थी। अगले कुछ हफ्तों में परिवार का माहौल पूरी तरह बदल गया। प्रिया ने एक परामर्शदाता और वक्ता के रूप में अपना नया करियर जारी रखा, लेकिन साथ ही पारिवारिक जीवन में भी अपनी भागीदारी फिर से शुरू कर दी। इस बार एक सचेत निर्णय के रूप में, किसी बाध्यता के रूप में नहीं। उनके पोते पोतियों ने उन्हें नई नजर से देखा। वे अपनी प्रसिद्ध दादी से प्रभावित थे, जो टेलीविजन पर दिखाई देती थीं और जिनका बड़े बड़े लोग सम्मान करते थे। अर्जुन और मीरा ने न केवल उनके द्वारा उनके लिए किए गए कार्यों की, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में उनके व्यक्तित्व की भी कद्र करना सीखा। प्रिया की कहानी मुंबई से कहीं आगे तक फैल गई। उनके व्याख्यानों के लिए दूसरे शहरों में भी आमंत्रित किए जाने लगे। उनकी किताब, जो अंततः प्रकाशित हुई, राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट सेलर बन गई। वृत्तचित्र, फिल्म निर्माताओं ने उनके सफर पर फिल्में बनाई। विश्वविद्यालयों ने उन्हें सक्रिय वृद्धावस्था और महिला सशक्तिकरण पर बोलने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन शायद उनके इस बदलाव का सबसे अहम असर यह हुआ कि लोग अपने परिवारों में बुजुर्गों को किस नजरिए से देखने और उनके साथ व्यवहार करने लगे। एक ऐसी महिला की कहानी जिसे कभी भुला दिया गया था और जो एक स्टार बन गई, ने हजारों भारतीय परिवारों को अपने बुजुर्गों के साथ अपने रिश्तों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया। संगठनों ने ऐसे कार्यक्रम बनाने शुरू किए जो बुजुर्गों के ज्ञान और अनुभव का ज्यादा सार्थक इस्तेमाल करते थे। स्थानीय सरकार ने ऐसी पहल लागू की जिनसे बुजुर्गों को समुदाय में सक्रिय रूप से भाग लेने के ज्यादा अवसर मिले। प्रिया एक प्रेरणादायक वक्ता से कहीं बढ़कर बन गई थीं। वे परिवर्तन की प्रतीक बन गई थीं, इस बात का जीता जागता सबूत कि नए उद्देश्य खोजने, नई प्रतिभाओं को विकसित करने और दुनिया पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालने में कभी देर नहीं होती। उनकी कहानी ने मानवीय अनुभव में एक सार्वभौमिक चीज को छुआ,
मूल्यवान बनने की इच्छा, उद्देश्य पाने की इच्छा और दूसरों के जीवन में बदलाव लाने की इच्छा। क्रॉफर्ड मार्केट की उस मनहूस सुबह के 1 साल बाद प्रिया अपने नए दफ्तर में बैठी थी। एक युवा माँ की सेवा कर रही थी जो अपने करियर और मातृत्व के बीच संतुलन बनाने की जद्दोजहद में लगी थी। खिड़की से उसे वह बाजार दिखाई दे रहा था जहां से यह सब शुरू हुआ था, और एक पल के लिए उसने खुद को उस असाधारण सफर पर विचार करने का मौका दिया जो उसने अनुभव किया था। उसने उन सभी लोगों के बारे में सोचा जिनकी उसने मदद की थी, जिन लोगों के जीवन को उसने छुआ था और जिन बदलावों को उसने प्रेरित किया था। उसने त्याग के शुरुआती दर्द के बारे में सोचा और कैसे वह अनुभव जीवन का सबसे बड़ा उपहार साबित हुआ जो उसे मिल सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने सोचा कि कैसे उसकी कहानी ने न केवल उसके अपने जीवन को बदल दिया बल्कि परिवर्तन की लहरें पैदा की जो उसके पूरे समुदाय और उससे आगे तक फैलती रहीं। जब युवा माँ अपनी नियुक्ति से बाहर निकलीं तो राहत और प्रेरणा से भरी प्रिया मन ही मन मुस्कुराईं। 73 साल की उम्र में उन्हें आखिरकार अपना असली मकसद मिल गया था। यह सिर्फ एक माँ, एक पत्नी या एक दादी बनना नहीं था। हालांकि उन्होंने ये सब काम खुशी खुशी किए, उनका मकसद पीढ़ियों के बीच एक सेतु बनना, ज्ञान और प्रेरणा का स्रोत बनना और इस बात का जीता जागता सबूत बनना था कि जिंदगी किसी भी उम्र में नए सिरे से शुरू हो सकती है। उनकी कहानी शहर में एक किंवदंती बन गई थी जिसे घरों, मंदिरों, स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों में बार बार सुनाया जाता था। बच्चे अपनी भूली बिसरी दादी के बारे में सुनते हुए बड़े हुए जो एक स्टार बन गईं। युवा वयस्क उनके साहस से प्रेरित होकर अपने जीवन में बदलाव लाए। अधेड़ उम्र के लोगों को उम्मीद जगी कि उनके सबसे अच्छे दिन अब भी आने बाकी हैं, और अन्य वरिष्ठ नागरिकों को यह एहसास हुआ कि बुढ़ापा अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत हो सकता है। प्रिया के परिवर्तन ने मानव स्वभाव के बारे में एक गहरी बात साबित कर दी कि हर व्यक्ति के भीतर, चाहे उसकी उम्र, परिस्थितियां या स्पष्ट सीमाएं कुछ भी हों, एक अछूती क्षमता छिपी होती है जो खिलने के लिए सही अवसर की प्रतीक्षा कर रही होती है। कभी कभी यह अवसर त्रासदी, परित्याग या हानि के रूप में सामने आता है, लेकिन जो लोग अज्ञात को स्वीकार करने और अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा करने का साहस रखते हैं, उनके लिए सबसे दर्दनाक अनुभव भी एक ऐसे जीवन का उत्प्रेरक बन सकते हैं जो उनके सपनों से भी अधिक समृद्ध, अधिक सार्थक और प्रभावशाली हो। आज जब भी आप अपने परिवार में, सड़क पर या अपने समुदाय में किसी बुजुर्ग को देखें तो प्रिया की कहानी याद करें। याद रखें कि हर झुर्री एक कहानी कहती है, हर सफेद बाल ज्ञान का भंडार है, हर अनुभवी आंखों ने ऐसे बदलाव देखे हैं जो पीढ़ियों को प्रेरित कर सकते हैं। अपने आसपास के जीवंत खजानों को भुलाए या कम करके न आंखें, क्योंकि शायद उस साधारण से दिखने वाले व्यक्ति के भीतर एक सितारा चमकने का इंतजार कर रहा है, एक कहानी प्रेरित करने का इंतजार कर रही है। एक शक्ति न केवल एक जीवन बल्कि एक पूरे समुदाय को बदलने का इंतजार कर रही है। और अगर इस कहानी ने आपको छुआ है, अगर इसने आपके दिल में अपने जीवन में बुजुर्गों के प्रति अपने नजरिए और उनके साथ व्यवहार के बारे में कुछ जगाया है, तो प्रिया का मिशन आपके माध्यम से जीवित है। इस विचार को साझा करें, अपने आसपास के बुजुर्गों को महत्व दें और हमेशा याद रखें, यह जानने में कभी देर नहीं होती कि आप अपनी कल्पना से कहीं ज्यादा सक्षम हैं।